नमस्कार, मैं हूं अवधेश कुमार। जगदीप धनखड़ साहब ने उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र देने के बाद प्रधानमंत्री ने उनके सुंदर स्वास्थ्य की कामना भी कर दी। अब वो दूसरी तरफ नए उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव आयोग चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू करने वाला है। नामों पर भी चर्चा आरंभ हो गई है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनको बहुत गंभीरता से सोचने विचार करने की आवश्यकता है। आप में से जो जहां है उसको ठीक से समझ ले कि इस प्रकार की घटना क्यों हुई होगी। जगदीप धनखड़ साहब को राज्यपाल, गवर्नर, आखिर वो राजनीति में हाशिए पर थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जगदीप धनखड़ जी को पश्चिम बंगाल का गवर्नर बनाकर भेजा। उसके बाद बुलाकर उपराष्ट्रपति जैसा भारत के जो प्रोटोकॉल होता है उसमें दूसरे स्थान के प्रोटोकॉल का पद आपको दिया गया। इसके बावजूद ऐसी क्या स्थिति हो जाती है कि व्यक्ति समस्याएं पैदा करने लगता है? क्यों होता है ऐसा? और इससे जुड़े हुए और भी बहुत सारे पहलू हैं। मैंने जो कुछ देखा है, आप सत्यपाल मलिक साहब का उदाहरण ले लीजिए। सत्यपाल मलिक साहब लोक दल के बैकग्राउंड के हैं, जनता दल में बीपी सिंह के साथ थे, लेकिन उसके बाद से वो राजनीति में कहीं नहीं थे देखा जाए तो। फिर उन्होंने अपना संपर्क किया, फिर वो भारतीय जनता पार्टी में आए, भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको जगह जगह का गवर्नर बनाया और सबसे महत्वपूर्ण उनको जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया। आप जानते हैं कि उपराज्यपाल का पद कितना प्रभावी होता है, और ऐसे समय बनाया जब भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा के अनुसार जम्मू कश्मीर में फंडामेंटल चेंज लाने जा रहे थे। उसके संवैधानिक स्थिति पर, वहाँ के कानूनी ढांचे पर, वहाँ प्रशासनिक ढांचे पर, पूरी वहाँ के राजनीतिक ढांचे को सबको बदलने की योजना बना चुकी थी। उस समय उनको उपराज्यपाल बनाया गया। इसका मतलब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, गृह मंत्री अमित शाह को और भी नेतृत्व में जो लोग हैं उन लोगों को सत्यपाल मलिक की क्षमता पर, इनकी प्रतिबद्धता पर पूरा विश्वास था, और उनकी विश्वसनीयता को ये लोग असंदिग्ध मानते थे कि ये आदमी कसौटी पर खरा उतरने वाला है, तभी भेजा। धीरे धीरे आप देखेंगे कि कैसे कैसे उन्होंने बयान देना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया। अब बोलते बोलते यहाँ तक पहुँच गए कि मुझे तो कोई उद्योगपति आए साइन कराने के लिए कि ये पारित कर दीजिए, इतना पैसा मिल जाएगा, क्या क्या बयान देने लगे। सरकार के लिए बहुत समस्या पैदा हो गई। फिर उनका ट्रांसफ़र किया गया, धीरे धीरे उनको हटाना पड़ा, और वो समस्या बन गए। एक एक इशू पर बोलना शुरू कर दिया। कभी किसान आंदोलन पर पहले भी बोलने लगे थे कि किसानों से नहीं लगना चाहिए, पंजाबियों से नहीं लड़ना चाहिए, सिखों से नहीं लड़ना चाहिए, वो ये कर देते हैं। अजीब अजीब बयान देने लगे राज्यपाल होकर के। वैसे भी कुछ समाजवादी नेताओं को बोलने की बीमारी होती ही होती है। वो कहीं भी रह के कुछ ना कुछ विद्रोह करेंगे, बोलेंगे ही, उनको बर्दाश्त नहीं होता है। या पीछे में रहेंगे तो वो किसी के प्रति उनका बहुत व्यक्तिगत लगाव हो सकता है, लेकिन राजनीति में कहीं किसी विचार के प्रति, किसी संगठन के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति प्रतिबद्ध नहीं होंगे। वो कुछ न कुछ बोलते हैं, लेकिन कैसे बोलते हैं? तो मैंने जो देखा है अपने जीवन में कि एक बहुत बड़ा ग्रुप जो पहले बुद्धिजीवियों का, एक्टिविस्टों का रहा है, मीडिया में रहा है, एकेडमिक्स में रहा है, थिंक टैंक चलाने वाले हैं, पॉलिटिक्स में भी हैं, ये एलीट वर्ग का, उससे जुड़े हुए लोगों का ऐसा ग्रुप है जो आज भी प्रभावशाली है, आज भी शक्तिशाली है हर जगह। भले वो सत्ता से बाहर दिखते हैं, लेकिन सत्ता में उनकी पहुंच बनी रहती है। सत्ता में हर जगह पहुंच बनी रहती है। वो चाहे पत्रकार के रूप में यूट्यूब चैनल चलाएं, सोशल मीडिया पर चलाएं, उनके फॉलोअर हो जाते हैं। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स उनके फॉलोअर हो जाते हैं, दूसरे देशों में हो जाते हैं, और उनके दुनिया भर में भी संपर्क होते हैं, और वो अपना एजेंडा चलाने में सफल रहते हैं। अब इस समय उनका एजेंडा यही था ना कि किसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को अस्थिर करो,
भाजपा को, संघ को पूरी तरह बदनाम करो, इसके विरुद्ध एक वातावरण बनाओ। तो कई तरीकों से वो करते हैं, संगठित होकर करते हैं। और इन लोगों के साथ प्लस रहा है कि ऐसे लोग जो रहे हैं उनको, कांग्रेस पार्टी रही हो, कम्युनिस्ट पार्टियां हो, समाजवादियों में भी जो नेता बहुत सारे रहे, इनका नाम लेकर और इनको इतना बड़ा आइकन बना देते हैं, भरे उनके अंदर क्षमता है नहीं, तो उनका एक कद बढ़ जाता है, उनका नाम हो जाता है, उनको पीछे से सपोर्ट भी मिलता है। दूसरी ओर जो इस विचारधारा के हैं, जो हिंदुत्व पर हैं, जो इनके विचार राष्ट्र के बारे में चिंता करके राष्ट्र भाव से जीते हैं, ईमानदार हैं, प्रतिबद्ध हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, काम करते हैं, वो बहुत अच्छा, उनसे 100 गुना अच्छा, 1000 गुना अच्छा काम करेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा लिखेंगे। अगर उनका एनजीओ भी है तो ठीक ठाक से चलाएंगे। एक्टिविस्ट हैं तो व्यवस्थित तरीके से आंदोलन करेंगे, काम करेंगे, समाज सेवा भी बढ़िया करेंगे। अगर कोई साधु संत हैं तो वो भी उस क्षेत्र में काम करेंगे। लेकिन उसकी चर्चा करके उसका कद बढ़ाओ, उसको आइकन बनाओ, ये कैरेक्टर इधर पैदा नहीं हुआ। साथ साथ अगर वो कठिन स्थिति में है तो उसकी मदद की जाए, उसको देखे कि वो काम करने की में उसकी समस्या क्या है, कैसे खड़ा करो, वो नहीं है। दूसरी ओर उधर हर तरीके की मदद मिल जाती है, उसमें आर्थिक वित्तीय मदद है, संसाधन मदद है, सत्ता की मदद है, वो मिलती है आपको काम करने के लिए। जरूरत नहीं तो अवसर भी उपलब्ध कराने की कोशिश की जाती है। ये इधर नहीं होता है। उन लोगों का इतना संपर्क होता है कि वो आपकी संस्था में ही प्रवेश कर जाएंगे, आपके इर्द गिर्द ऐसे लोगों को खड़ा कर देंगे और ऐसा झूठ फैलाएंगे जो आपके लोग कहीं की जगह बैठे हुए हैं और आपके लिए काम कर रहे हैं, सही विचारधारा से काम कर रहे हैं, उनके विरुद्ध आपका ही कान भर के आपको खड़ा कर देंगे और उस आदमी की स्थिति खराब कर देंगे और उसकी कोई सुनने वाला नहीं होगा। ऐसी अनेक घटनाएं हुई हैं, आज भी हो रही हैं। इस विचार के लिए काम करने वाला ज़्यादातर लोग अपने को अकेले पाता है, उसको जगह नहीं मिलती है, उसको सम्मान मिलने की समस्या होती है, उसको सही जानकारी, न्यूज़ तक नहीं मिलती है कि यहाँ क्या हो रहा है, कोई बैठक है उसकी जानकारी उसको नहीं मिलती है। ये सारी स्थितियाँ यहाँ है। उसमें जो लोग काम करते हैं तो वो कई बार काम में निराश भी हो जाते हैं, उनके बीच एक दूसरे के सहयोग का भी भाव खत्म हो जाता है, उनके अंदर निगेटिविटी भी आ जाती है और ये बिल्कुल स्वाभाविक है। कठिनाई और चुनौतियों में कोई कितना काम करेगा जबकि सामने से आपका विरोध हो रहा है। दूसरी ओर इन लोगों का इतना बड़ा है कि आप तक पहुंच गए हैं। तो मुझे लगता है जैसे सत्यपाल मलिक को इन लोगों ने पकड़ घेरा था और सत्यपाल मलिक साहब बाद में ऐसे भी पत्रकार को इंटरव्यू देने लगे थे जो सामान्यतः दूसरी जो एजेंडा अपना चलाते हैं, जिनका एजेंडा ही है इस आइडियोलॉजी का विरोध करना, इधर के लोगों को खलनायक साबित करना, उसके साथ हो तो जाहिर है कि इंटरव्यू केवल इंटरव्यू तक तो नहीं रहता होगा, वो संपर्क बातचीत होता रहा होगा, तो फिर माइंड चेंज होने लगता है। मुझे जगदीप धनखड़ के साथ साथ भी लोग ऐसे लगे हुए थे, माइंड उनका चेंज कर देते हैं और धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो बयान देने लगे थे, कभी किसान पर, कभी जाति को लेकर बयान देने लगे थे। बीच में पहले तो विपक्ष के विरुद्ध आक्रामक होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं समर्थकों को लगता है कि जिसने हिंदुत्व पर बात बोल दिया, जिसने राहुल गांधी जी पर कुछ बोल दिया, सोनिया गांधी जी को कुछ बोल दिया, जिसने किसी को डांट लगा दी, जिसने आरएसएस की प्रशंसा कर दी, वो बस महान है, उसको हीरो बनाओ और उसको हीरो बना देते हैं। देखते नहीं है कि उसके पीछे की सोच क्या है। ऐसे लोग ऐसे ही हीरो बन जाते हैं जबकि उनके अंदर वो भाव नहीं रहता है। तो जगदीप धनखड़ उधर भी कर रहे थे, उनसे धीरे धीरे उनका माइंड चेंज करने की कोशिश की गई है। तभी उन्होंने जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर, और लोकसभा में कुछ हो रहा है, राज्यसभा में उन्होंने विपक्षी नेताओं के, सांसदों के हस्ताक्षर वाले जो महाभियोग प्रस्ताव था उसको स्वीकार कर लिया, उसकी प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दे दिया और साथ ही साथ यह भी कह दिया कि अध्यक्ष होने के नाते यह विशेषाधिकार मेरा है और वो मैं ऐसा कर सकता हूँ। अब सरकार के लिए एम्बारासमेंट हो गया। पहले से भी ऐसे अनेक बयान उन्होंने दिए जो एम्बारासमेंट है। लोग काफ़ी दिनों से कहने लगे थे कि भाई ये भी समस्या बन सकते थे। तो अब जो इस घटना के आप देखिए, एक समय नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे, लेकिन उनका माइंड कैसे चेंज कर दिया गया कि आप प्रधानमंत्री मटेरियल हैं, आप नरेंद्र मोदी का विरोध करिएंगे गुजरात के दंगों को लेकर तो आप सेकुलर चेहरा हो जाएंगे देश के, और थर्ड फ्रंट की सरकार बनेगी तो आप प्रधानमंत्री हो जाएंगे। अब उन्होंने 2010 से
गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी विरोधी अभियान चला दिया, चलाते रहे। यहाँ तक कि पटना में भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी की मीटिंग थी, नेताओं को भोज के लिए निमंत्रण दे दिया था, सारे वरिष्ठ नेता वहाँ मौजूद थे। मोदी जी के साथ एक हाथ मिलाते उठाते हुए किसी ने एक पोस्टर लगा दिया और उसी से नाराज़ होकर के उन्होंने भोज तक कैंसिल कर दिया और अपने स्टैंड को सही ठहराते रहे, तोड़ दिया। अब सोचिए कि बिहार ने जो करवट लिया था उसके लिए समस्या पैदा हो गई। 2005 से 2010 तक जो नीतीश कुमार की सरकार ने काम किया, आगे नहीं किया। तो ये जो समूह है, गैंग है, गिरोह, जो भी कहिए इन लोगों का, ये सब इसी तरीके से काम करते हैं। और ये फिर आपको इनको देश में समस्या पैदा हो जाए, राज्य में समस्या पैदा हो जाए, लोगों के साथ संकट पैदा हो जाए, उससे इनका लेना देना नहीं होता है। ऐसा लगता है कि उससे इनको मानसिक संतुष्टि मिलती है कि चलो देश में उथल पुथल हो रहा है, सरकार तो बदनाम हो रही है। तो ये इनके पूरे संपर्क होते हैं, ये आप टूल किट गैंग कहिए, जैसे कहिए, और इशू दुनिया भर में बना देते हैं। तो ऐसे लोगों ने पकड़ा। अब सोचिए कि इसका क्या रास्ता है। शासन में, राज्य में अनेक जगह शासन है, केंद्र में आपका शासन है, सब जगह आपके लोग हैं, लेकिन ऐसे लोग कैसे पहुंच जा रहे हैं और आपके लोग हाशिए में रहते हैं। न तो उनका कद अपने से संघर्ष करके, जिसने अपना कद बना लिया है, उसकी विश्वसनीयता बना ली है, लेकिन उसको अपने जीवन में स्वयं ही संघर्ष करके, अपने जीवन यापन से लेकर के, अपने स्टैंड को रखने के लिए, अपनी ईमानदारी प्रतिबद्धता को बचाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और उसके सामने अनेक समस्याएं, चुनौतियाँ आती है। दूसरी ओर सब जगह का समर्थन मिलता है, इस ओर नहीं मिलता है। तो ये बहुत सारे सबक इसके पीछे हैं कि आखिर अभी तक ये जो लोग हैं किसी विचारधारा को माने, लेकिन योजना पूर्वक षड्यंत्र करके अगर समस्याएं पैदा करते हैं, तो ऐसे निगेटिव शक्तियों को कमज़ोर तो करना पड़ेगा। कैसे कमज़ोर होना चाहिए, क्यों नहीं किया जा रहा है? नैरेटिव की लड़ाई जो है, उसके लिए सब चीज़ें ज़रूरी है कि आपके पास भी इतने बड़े बड़े कद के लोगों को बनाया जाना चाहिए। जो काम है उनको देखा जाना चाहिए, इनकी कठिनाई क्या है, कहीं की जगह हो वहाँ लाया जाना चाहिए। सारे तरीके होते हैं जो किए नहीं जाते हैं। तो इसकी घटना के ये सबक हैं, और जो सामान्य लोग हैं इस विचार के, उनको भी सोचना चाहिए कि हम किसी को हीरो बना दे रहे हैं, ये वाकई हीरो लाइक है कि नहीं है, ये इस विचारधारा से आया है कि नहीं, इसकी सनातन के प्रति, हिंदुत्व के प्रति, राष्ट्र के प्रति कोई प्रतिबद्धता है कि नहीं है, या किसी स्वार्थ के वशीभूत आया है, या अपनी एक लोकप्रियता के लिए काम करना चाहता है, या कोई पद के लिए चाह रहा है, कोई पद मिल गया उसको बनाए रखना चाहता है। इसके पीछे की ताकत कौन है? और जो लोग आपके बीच आकर के किसी के विरुद्ध बोल रहे हैं, एक वातावरण विरोध में बना रहे हैं, उनकी भी पहचान करनी पड़ती है कि ये कौन है। आपके अंदर ही घुस के और आप ही का माइंड वो चेंज कर देंगे और आपको पता नहीं चलेगा। ऐसी स्थिति पैदा हो रही है जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ है। अरे आपके देश के विरुद्ध ही, सेना के विरुद्ध ही एक माहौल बना दिया गया और कहा रहा है कि हम सरकार के विरुद्ध माहौल बना रहे हैं। ऐसा लगा जैसे भारत, इतना पराक्रम हुआ, लगा जैसे भारत ने तो कोई गलत काम कर दिया। ये वातावरण बना दिया गया। तो इससे सचेत रहना चाहिए। नेतृत्व के स्तर पर भी विचार होना चाहिए कि आखिर इन सब का क्या रास्ता निकाला जाए भविष्य में, कैसे लोगों का चयन हो, कहाँ से चयन हो, जो लोग आपके साथ जुड़े हैं उनका कद कैसे बढ़े, वो जीवन में कैसे निश्चिंत होकर के काम कर सके, ईमानदारी से, प्रतिबद्धता से इस देश के लिए, विचार के लिए, समाज के लिए काम कर सकें और नैरेटिव के युद्ध में भी सफल हो सकें। ये सोचने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।